हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अड्डा जुडिशरी पे और मैं हूं प्रज्ञा मैम आपके सामने। तो आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो कि सामने आ रहा है आरक्षण पे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। इससे 37 कम्युनिटीज इम्पैक्ट हो रही हैं और 5 लाख से ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट पे इसका असर दिखेगा। अब ये रूलिंग पार्टी को तो बहुत बड़ा झटका है और रूलिंग पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले पे। तो ये जो फैसला आया है वो आया है अमल चंद्र दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स के केस में, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ साफ 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे स्टेट में उनको कैंसिल कर दिया है और इससे जो रूलिंग पार्टी है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो आइए चलते हैं अब उन ग्राउंड्स की तरफ जिन ग्राउंड्स पे ये ओबीसी सर्टिफिकेट्स कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल किए हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हम एक क्लास को ओबीसी के कैटेगरी में डालते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स का, कुछ ग्राउंड्स का ध्यान रखते हैं। तो पहला ग्राउंड क्या होता है? बैकवर्डनेस का ग्राउंड। और दूसरा ग्राउंड क्या होता है कि वो जो क्लास है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। कहाँ नहीं है? स्टेट के डिपार्टमेंट्स में, स्टेट की सर्विसेज में। ठीक है, तो ये दोनों ग्राउंड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको सिर्फ बैकवर्डनेस नहीं दिखानी है, आपको ये भी दिखाना है कि वो जो पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है इन दी सर्विसेज अंडर द स्टेट में। यानी उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी सर्विसेज है स्टेट में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, अदर सर्विसेज है, उसमें जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेट नहीं है। और ये दोनों ग्राउंड्स फुलफिल होने चाहिए इससे पहले कि आप किसी क्लास को एज अ अदर बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर करो। और such inadequacy is required to be assessed vis-a-vis the population as a whole including other unreserved classes। ठीक है, तो ये आप बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करोगे कि आप पॉपुलेशन में एज अ होल भी देखोगे और उनको कंपेयर भी करोगे कि अनरिजर्व्ड क्लासेस में क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन है उन क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे ग्राउंड्स कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहे हैं कि हाँ, ये सारे ग्राउंड्स फुलफिल होने चाहिए बिफोर आप रिजर्वेशन दो एज अ अदर बैकवर्ड क्लास, बिफोर आप उसको रिकॉग्नाइज करो एज अ अदर बैकवर्ड क्लास। आगे बढ़ते हैं। अब कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ पे ये कह रही है कि कोई भी प्रॉपर इंक्वायरी हुई ही नहीं थी। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो स्टेट कमीशन है, स्टेट पब्लिक कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसने बहुत ही ज्यादा हेस्ट में डिसीजन लिया है, बिना किसी इंक्वायरी के। कोई प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई थी और इवन आफ्टर द purported प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट, यानी जो भी लिस्ट ओबीसी की बनी थी, पहले तो इनविटेशन अप्लाई करने के पहले उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की, उसके बाद भी जब लिस्ट बन भी गई तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं इशू हुआ जिससे कि ऑब्जेक्शन जो है वो जनरल लोग दे सके उस लिस्ट पे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आपाधापी में, बहुत ही ज़्यादा हेस्ट में ये स्टेट पब्लिक कमीशन ने डिसीजन लिया और तुरंत ये लिस्ट बनाई। कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, किसी का ओपिनियन नहीं लिया, कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की किस बारे में कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है स्टेट सर्विसेज में। बस क्योंकि उनको कुछ प्रोमिसेस पूरे करने थे तो उन्होंने ये लिस्ट प्रिपेयर कर ली और उनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। अब कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि जो अथॉरिटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है आरक्षण से रिलेटेड उसको वायलेट कर रही है। ठीक है, और उन्होंने प्रैक्टिस किया है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन डेविएशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बात करते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की।
अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी की, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जो लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, पहले तो आप उनको रिप्रेजेंट करो, ठीक है, पहले तो आप उनको रिप्रेजेंटेशन दो, उनको एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाओ, ताकि आर्टिकल 14 का जो रियल पर्पस है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14, ठीक है। तो आर्टिकल 14 का जो पर्पस है कि इक्वालिटी फॉर ऑल, राइट टू इक्वालिटी फॉर ऑल पूरा हो सके, तो आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करोगे, उन लोगों के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन करोगे जो ऑलरेडी बहुत कुछ हिस्टोरिकली फेस करके आए हैं, या फिर उनके साथ आज के डेट में भी 21st सेंचुरी में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उनको कैसे इक्वालिटी मिलेगी? उनको तो पहले आप रिप्रेजेंटेशन दो प्रॉपर, ठीक है, ताकि बेसिक इक्वालिटी जो है वो समाज में क्रिएट हो सके उनके फेवर में। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म, ये कहता है अपना आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, रादर आप उसको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब कोर्ट का यह भी कहना है कि कोई डेटा भी डिस्क्लोज नहीं हुआ था ऑन विच बेसिस इट वाज असर्टेन दैट द कंसर्न्ड कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये डेटा, क्वांटिफिएबल डेटा की बात किस केस में की गई है? ये केस की गई है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि 2006 में आया है, और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क डिसीजन है रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर, रिजर्वेशन एज अ होल के ऊपर, ठीक है। कोर्ट इसमें कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने के पहले एक क्वांटिफिएबल डेटा देना पड़ता है कि आखिर उस डेटा में, और उस डेटा से ये साफ साफ पता चलना चाहिए कि जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट में, तभी रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात कही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो यही कोलकाता हाई कोर्ट भी कह रही है कि आपके पास तो कोई डेटा ही नहीं था ना, आपने कोई डेटा डिस्क्लोज किया, बस अपने मन से जल्दी जल्दी में वो लिस्ट प्रिपेयर कर ली, कोई ऑब्जेक्शंस भी नहीं बुलाए, और आपने बिल्कुल ही जल्दी जल्दी में जस्ट टू फुलफिल योर पॉलिटिकल प्रॉमिसेस आपने ये ओबीसी रिजर्वेशन दिया था, और हम इसको नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। The court pointed out the recommendations for sub-classification of OBCs by the states were made upon bypassing the state commission, and that 41 out of the 42 classes that were recommended for reservation belong to just one community. अब कोर्ट ने ये कहा है कि आपने ना स्टेट कमीशन की रिकमेंडेशंस को कंसिडर किया और रिलीजन के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, जो कि अलाउड नहीं है। रिजर्वेशन क्या हमारे देश में या कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के बेसिस पे दिया जा सकता है? नहीं, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दिए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या हमारे देश में, ठीक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही पॉइंट आउट किया कि सबसे पहली बात कि कमीशन ने इतने ज़्यादा हेस्ट में फैसला लिया। दूसरी बात, कमीशन के पास पावर कहां से आई कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है और कौन एडिक्वेटली नहीं रिप्रेजेंटेड है। कायदे से ये पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो कमीशन ने किस बेसिस पे अपनी ये पावर एक्सरसाइज की, जो कि उसको है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क फैसले में डिस्कस किए हैं। कोर्ट ये भी स्टेट करता है कि द प्राइमरी एंड सोल कंसिडरेशन फॉर द कमीशन हैड बीन टू मेक रिलीजन स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, एंड कोर्ट कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अलाउड नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल की जो कि इस केस में डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो वो आर्टिकल है हमारा 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या स्टेट करता है? ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट
कमीशन की बात कर रही है क्या ये आर्टिकल? नहीं। तो यही तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने पूछा कि कमीशन के पास पावर कहाँ से आई, जबकि ये पावर तो स्टेट की है। ठीक है, कहाँ है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। तो बेसिकली स्टेट के पास पावर है रिजर्वेशन देने की उन क्लासेस ऑफ सिटीजन को जो कि स्टेट को लगता है कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विसेज में। ठीक है, और इसके लिए भी स्टेट को सिर्फ लगना नहीं चाहिए, स्टेट के पास बाकायदा एक क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए ये दिखाने के लिए कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। और अगर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी कंसिडरेशंस थी जो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इवॉल्व की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्टेट को पावर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लीगल पोजीशन देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, तो बहुत सारे जजमेंट्स आए जिसमें ये हेल्ड किया गया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो एक प्रोवाइजो है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का। ठीक है, उसको एज एन एक्सेप्शन माना गया आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का। बट 2 डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आए जिसने ये लीगल पोजीशन चेंज कर दिया। तो इन द डिसीजंस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस एंड इंदिरा सोहनी वर्सेस Union of India, it was held that Article 16 Clause 4 is not an exception, rather it is a facet of Article 16 Clause 1। क्या कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट इसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम लोग उसको एज एन एक्सेप्शन या प्रोवाइजो के जैसे नहीं ट्रीट करेंगे, जबकि वो तो एक एक्सटेंशन है आर्टिकल 16 Clause 1 का। अब बात ये आ जाती है कि क्या रिजर्वेशन क्लेम करना आपका फंडामेंटल राइट है? तो जी नहीं। अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, कब आया था ये डिसीजन? 2020 में। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये हेल्ड किया है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सिर्फ और सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन है। ठीक है, ये एक पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ अगर आपको लगता है तो आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, बट कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट है। रिजर्वेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट, और ये रीआइटरेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने 2022 के भी डिसीजन में कि सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजन है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, स्टेट गवर्नमेंट की सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वांटिफिएबल डेटा इंपॉर्टेंट है, और आप एज अ फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो कमेंट में जरूर मुझे बताएं आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग अब कि हमारा जस्टिस बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं और पूरा प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे जस्टिस बैच से, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ अड्डा ऐप की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स, लॉ MCQs का सेशन लेके आती हूँ मैं मंडे टू फ्राइडे 2 बजे, तो जुड़िए मुझसे। अड्डा ऐप पे एकदम फ्री क्लास है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ MCQs और देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उसमें एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं, तो आपका वो कंसेप्ट रिवाइज भी साथ साथ हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे सेशन लूं तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।